स्वागत है आप सभी का क्लास नंबर 13 में। और इस क्लास नंबर 13 पे हम बात करने वाले हैं हमारे लिटरेरी टर्म्स नंबर 86 एंड 86 दैट इज़ यूफेमिज्म। अब यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है कि कठोर शब्दों की जगह मीठे शब्द या शब्द सभ्य बोलना, कठोर शब्दों के स्थान पर ईजी शब्द बोलना, दैट्स द यूफेमिज्म। इसकी मीनिंग अगर आप देखें, एन इन ऑफेंसिव एक्सप्रेशन used in place of blunt one that is felt to be disagreeable or embarrassing। जब हम किसी जब हम किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी इंसान को कठोर या शर्मिंदा करने वाली बात होती है, उस बात को सीधे न कहकर बहुत ही सॉफ्ट या इनऑफेंसिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो उसे यूफेमिज्म कहते हैं। अब यूफेमिज्म जो शब्द है, इसका जो यूज़ होता है वो पर्टिकुलरली यूज़ माना जाता है रिलीजन में, डेथ में, बॉडली फंक्शन में और सेक्स जैसे संवेदनशील विषयों के लिए यूज़ होता है। अब जैसे कुछ एग्जांपल मैं ले लूँ यहाँ पर, गोस्ट डॉम, गॉड डैम। डेथ के लिए अगर मतलब ये तो पहला टर्म्स था रिलीजन के लिए, अब डेथ के लिए यूज़ होना तो पास अवे इंस्टीड ऑफ डाई। हम किसी को बोल दें कि अगर वो मर गया है तो वो गुजर गया है, ऐसे हम बोल रहे हैं। बॉडली फंक्शन में कंफर्ट स्टेशन इंस्टीड ऑफ टॉयलेट। सेक्स के लिए टू स्लीप विथ इंस्टीड ऑफ टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ। तो आप देख सकते हैं कि रिलीजन के लिए, डेथ के लिए, बॉडली फंक्शन के लिए, सेक्स के लिए किस तरीके से जो कठोर शब्द हैं उनके स्थान पर ईजी शब्द को बोलना, दैट्स कॉल्ड द यूफेमिज्म। अब यूफेमिज्म एक और चीज़ है, इसके कुछ एग्जाम्पल के बाद अगर हम आगे देखें तो विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटकों में जो सेक्सुअल यूफेमिज्म्स थे उनमें उन्होंने ऐसे बहुत सारे टर्म्स को यूज़ किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर एंड वेराइटी ऑफ सेक्सुअल यूफेमिज्म इन शेक्सपियर्स प्ले। अब एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एरिक पैट्रिज ने शेक्सपियर्स बाउडली 1960 में इसी सब चीज़ों के बारे में बताया था, जहाँ पर यूफेमिज्म का उन्होंने भर भर कर यूज़ किया हुआ है। एक टर्म मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। अब इस टर्म में अगर आप देखें सो सेम प्लास्टिक। अब स्लिम प्लास्टिक का मतलब क्या है कि 19th सेंचुरी में ये जो टर्म है, इस टर्म को देने वाले इंसान थे एस्ट्रिक कॉलरिज। अब इसमें होता क्या है कि इमेजिनेशन की वो क्षमता जिससे अलग अलग और बिखरे हुए विचारों को या चीज़ों को जोड़कर जब एक नया रूप दिया जाता है, उसे ही स्लिम प्लास्टिक कहा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि इमेजिनेशन से है, इमेजिनेशन की वो कल्पना जो कि अलग अलग बिखरी हुई है, उनको जोड़कर एक नया रूप देना है एग्जाम प्लास्टिक कहा जाता है। अब हिंदी में अगर मैं बताऊं तो एकीकरण करना, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे आइडियाज़ अगर अलग अलग हैं तो उन सभी आइडियाज़ को एक जगह पे लेके आना, दैट्स द एग्जाम प्लास्टिक। इसी पेज पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूफोनी एंड कैकोफोनी, ये 87 नंबर। अब यूफोनी और कैकोफोनी में अगर हम देखें तो यूफोनी के बारे में बताया जा रहा है कि यूफोनी मतलब ऐसी आवाज़ जो कि सुनने में काफ़ी मधुर हो, सुरीली आवाज़। यूफोनी इज अ टर्म अप्लाइड टू लैंग्वेज विच स्ट्राइक द ईयर एज स्मूथ, प्लीजेंट एंड म्यूजिकल एज इन दीज लाइन्स फ्रॉम जॉन किट्स द ईव ऑफ सेंट एग्निस 1820। कह रहे हैं कि ऐसी भाषा या पोएम की लाइंस जो कानों को सुनने में बहुत ही स्मूथ, प्लीजेंट और म्यूजिकल लगें। जैसे एग्जांपल में आप देखें जॉन किट्स की सेंट एग्नेस। अब इसके अलावा यहाँ पर उनकी ये जो लाइन है, कह रहे हैं कि इसके अलावा कुछ और भी नाम हैं जिसमें हैं, यहाँ पर आप देखिएगा जॉन क्रो रैंसम। अब जॉन क्रो रैंसम का जो नज़रिया है, कह रहे हैं कि यूफोफोनी, ठीक है, यूफोनी सिर्फ शब्दों की आवाज़ पर ही नहीं बल्कि उनके अर्थ की मीनिंग पर भी निर्भर करता है। इलिस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस टू यूफोनी बाय अल्फ्रेड टेनिसन। तो यहाँ पर वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइन द मर्मर ऑफ इननंबरेबल बीव्स को अगर बदल कर द मर्डर ऑफ इननंबरेबल बीव्स कर दें तो आवाज़ लगभग वैसी रहने के बावजूद अर्थ बदलते ही उसकी मिठास यूफोनी खत्म हो जाती है। तो उनका कहना ये था जॉन क्रो रैंसम का कि ये सिर्फ आवाज़ पर ही डिपेंड नहीं रहती, ठीक है, बल्कि उसका अगर अर्थ बदल दिया जाए तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। अब इसके मीनिंग में अगर आप देखिए तो मैंने फिर से वही रिपीट करना है, द मर्मर ऑफ इननंबरेबल बीव्स, अगर इसको द मर्डर ऑफ इननंबरेबल बीव्स कर दिया जाए तो इसका अर्थ भी बदल जाएगा और आवाज़ भले वही है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब सेम इसी तरीके से यूफोनी के बाद कैकोफोनी को देखिए, तो कैकोफोनी में दिखाया गया है कैकोफोनी और डिसोनेंस, मतलब कि ऐसी आवाज़ जो बहुत ही कर्कश हो। अब आवाज़ कर्कश है तो ऑब्वियस सी बात है वो मीठी आवाज़ नहीं है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि ऐसी आवाज़ जो कानों को बहुत ही हार्श, रफ या अनम्यूजिकल लगती है, उसी को आप कैकोफोनी कहते हैं। अब अगर कैकोफोनी की बात करें
पेज नंबर 118 पे आप देखेंगे, कैकोफोनी में दिखाया गया है कि कैकोफोनी एक इस तरीके का साउंड है जहाँ पर शब्दों का उच्चारण कठिन या लेखक की लापरवाही से होता है। इसके टाइप्स ऑफ यूजेस में अगर आप देख लें तो टाइप्स ऑफ यूजेस जो हैं वो दो तरीके से हैं। पहला जो तरीका है दैट्स द एक्सीडेंटल। तो एक्सीडेंटल फर्स्ट और डिलिबरेट सेकंड में अगर आप देखें तो एक्सीडेंटल मतलब अनजाने में, जब लेखक की जो स्किल है वो काफ़ी कमज़ोर हो। जैसे यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड की फाइन पोएम डावर बीच। अब डावर बीच की अगर लाइन को देखें तो ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट गाइडल फोर्ड, बट कैकोफोनी क्या होता है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक्सीडेंटल हो गया अनजाने में, और डिलिबरेट जानबूझकर कैकोफोनी का यूज़ कब करते हैं, मे ऑल्सो भी डिलिबरेट एंड फंक्शनल फॉर ह्यूमर, और इसका जो यूज़ किया जाता है कभी कभार मजाकिया तरीके में भी किया जाता है। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग की पाइट पाइपर 1842 में, यहाँ पर रैट्स दे फॉट द डॉग्स एंड किल द कैट्स, स्पिल्ट ओपन द केक्स ऑफ सॉल्टेड स्प्रेड्स मेड नेस्ट इनसाइड द मैन्स संडे हैट्स। सो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, आपको बेसिकली याद रखना है अबाउट द कैकोफोनी एंड यूफोनी, पॉइंट नंबर 1, उनकी डिफिनीशन और उसका यूज़ किस तरीके से होता है। दैट्स एग्जाम में इससे ज़्यादा और डिटेल में नहीं आता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह है यूफेमिज्म। यहाँ पर आपने देखा था यूफेमिज्म और यहाँ पर आप लिख रहे हैं यूफिज्म। अब एक चीज़ देखिएगा 86, 87 एंड दिस गोइंग टू बी द 88। अब यूफिज्म में क्या होती है, यूफेमिज्म और यूफिज्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। यूफिज्म में 50-80 के टाइम में इंग्लैंड के दरबारों और नाटकों में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही फॉर्मल, बनावटी और एलोब्रेट टाइप की जो प्रोज स्टाइल है दैट्स कॉल्ड यूफिमिज्म। अब यूफिज्म में देखिएगा अ कॉन्स्पियसली फॉर्मल एंड एलोब्रेट प्रोज स्टाइल which had a vogue in 1580s drama, prose fiction and probably also in the conversational of English court circle। कह रहे हैं कि 1980 के आसपास इंग्लैंड के जो कोर्ट्स और जो प्ले होते थे उनमें बहुत ही फॉर्मल, बनावटी और एलोबरेट प्रोज स्टाइल को यूफिज्म कहा जाता था। अब इसका जो ओरिजिन हुआ है तो ये नाम निकल कर आता है जॉन लिली की किताब यूफिज्म से, और जॉन लिली ने यूफिज्म द एनाटॉमी ऑफ विट 1578 में लिखी थी। यहाँ पर देखिएगा यूफिज्म द एनाटॉमी ऑफ विट ये लिखी थी, उसी किताब से ये वर्ड निकल कर आता है। और यूफिज्म एंड हिज हाईलैंड 1580, यहाँ पर देखिएगा यूफिज्म इन हिज हाईलैंड 1580। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वर्ड्स का काफ़ी रिपीटिशन हुआ है। सो ये वर्ड वहीं से आया है और इसका जो मेन फीचर है वो ये है सेंटीमेंटस। अब यहाँ पे अब यूफिज्म के कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 4 मेन की फीचर्स निकल कर आते हैं। सेंटेंटियस, बैलेंस एंड एंटीथेसिस, सिमिलीज एंड मैथोलॉजीज, और उसके बाद है साउंड इफेक्ट। तो जब ये सारी चीज़ें वहाँ पर निकल कर आ रही हैं तो इनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि जो सेंटेंटियस है इसमें नीति वचन, अब नीति वचन क्या है, फुल ऑफ मोरल, यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल ऑफ मोरल मैगजीम्स, इसमें पूरी तरीके से नीति वचन और उपदेशात्मक बातें की जाती हैं। अब एंटीथेसिस और बैलेंस के बारे में बात करें तो ये वाक्यों की बनावट बहुत ही संतुलित और विरोधी विचारों वाली होती है। एंटीथेसिस से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद साउंड इफेक्ट की बात करें तो इसमें एलिट्रेशन और एजोनेंस का भारी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिएगा एलिट्रेशन और एजोनेंस का भारी इस्तेमाल किया जाता है। और सिमिलीज और मैथोलॉजी के बारे में बात करें तो लंबी लंबी सिमिलीज का यूज़ किया जाता है मैथोलॉजिकल तरीके से, यहाँ पर आप देखिएगा। सो यूफिज्म पूरी तरीके से इन्हीं 4 चीज़ों पर डिपेंड होता है, सेंटेंटियस, बैलेंस एंड एंटीथेसिस, इसके अलावा साउंड इफेक्ट, सिमिलीज एंड मैथोलॉजी। ये 4 चीज़ें आपको यूफिज्म में देखने को ही मिलेंगी। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसके इम्पैक्ट में अगर आप देखें तो विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले लव लेबर लॉस्ट में विलियम शेक्सपियर्स गुड ह्यूमरडली पैरोडिड दिस सेल्फ कॉन्शियसली एलिगेंट स्टाइल इन लव लेबर्स लॉस्ट। अब उन्होंने लव लेबर लॉस्ट में इस स्टाइल का मजाक भी उड़ाया है, लेकिन इससे इंग्लिश प्रोज को निखारने में, एलिवेट करने में काफ़ी सहायता मिली है और वो क्रेडिट जाता है जॉन लाइली को। आगे की बात अगर हम करें सो आगे हमें दिखता है पेज नंबर 119 पर लिटरेरी टर्म्स नंबर 89 एंड दैट 89 इज़ एक्सप्रेनिज्म। अब एक्सप्रेशनिज्म इसमें अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है यथार्थवाद, ठीक है। अब इस आप यथार्थवाद कह लीजिए या अभिव्यंजनवाद कह लीजिए, तो इसमें होता क्या है, दुनिया को यथार्थवादी ढंग से देखने के बजाय कलाकार की आंतरिक भावनाओं और मनोवैज्ञानिक अनुभवों को प्रमुखता देना। ओके, अब यहाँ पर आप देखिएगा
कि इसका पीरियड कब से माना जाता है। इसका पीरियड माना जाता है 1910 से लेके 1925 के आसपास का, ठीक है। 1910 से 1925 के बीच में जो जर्मन आर्ट और लिटरेचर में फैला हुआ आंदोलन था, उसी से एक्सप्रेनिज्म ये शब्द बाहर निकल कर आता है। और इसका जो कोर आइडिया है, ये कोर आइडिया है, ये रियलिज्म, यथार्थवाद के खिलाफ एक विद्रोह था। अच्छा, आप हमेशा देखिएगा कि कोई भी अगर एज है लिटरेचर में, तो उसके बाद अगर कोई एज आ रहा है, तो ये इसके बाद आने वाला एज इस एज का जस्ट अपोजिट होगा। और यू कैन से कि ये वाला एज इस वाले एज का जस्ट एक ऐसा पैटर्न होगा कि वो उसके अपोज में बात करेगा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस टर्म इज़ ऑल अबाउट द अपोजिट ऑफ रियलिज्म। जो रियल में होता था उसके जैसा नहीं, एक्सप्रेशन के थ्रू बताना। द जर्मन मूवमेंट इन लिटरेचर एंड द अदर आर्ट, स्पेशली द विजुअल आर्ट्स, विच वॉज एट its height between 1910 to 1925, that is in the period just before during the World War One. ओके, वर्ल्ड वॉर वन आपको पता ही है, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, 1940 to 1918, when many of the isms that flourished in the era of modernism appeared, often blending into each other. और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सप्रेनिज्म अपोजिट वर्जन था रियलिज्म का, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें वास्तविकता में दिखाई जाती थी, दुनिया को वैसे नहीं दिखाना जो जैसे दिखती है, बल्कि राइटर या लेखक की जो इंटरनल फीलिंग्स है या ट्रबल करने वाली जो इमोशनल विजन्स हैं, उनको दिखाना। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। और इसके जो फीचर्स हैं, इसमें क्या किया जाता है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, ठीक है। और आधुनिक समाज में अकेले और डरे हुए इंसान की मानसिक स्थिति को दिखाना, ऐसा इंसान दिखाना कि वो इंसान एक्चुअली में डिस्टॉर्टेड है, वो समाज से कटा हुआ है, ठीक है। और पेंटिंग में भड़कीले रंगों का प्रयोग करना, मतलब इस तरीके के रंगों का प्रयोग करना जो बहुत ही गाढ़े हो। अब इसमें जो प्रमुख कलाकार और प्रमुख लेखक के नाम हैं, तो सबसे पहले पेंटिंग की ही बात कर लेते हैं। विंसेंट वैन गो एंड एडवर्ड मंच, इनकी जो फेमस पेंटिंग है द स्क्रीम आई क्राई, ओके, द स्क्रीम आई क्राई, ये फेमस पेंटिंग में से है। क्या अब लिटरेचर में डॉस्टोयेव्स्की और नाइथिन्स एंड अगस्टिनबर्ग, ये नाम निकल कर आते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड थर्ड नेम, ये नाम एक्सप्रेनिज्म में काफ़ी ज़्यादा सम्मान से लिए जाते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसमें जो थिएटर होता है, इसमें जो नाटक होता है, इसमें कैरेक्टर्स के नाम न होकर केवल टाइप होते हैं, जैसे द फादर, द वर्कर। और इसमें जो कॉन्वर्सेशन होता है, बिखरे हुए जो कॉन्वर्सेशन होता है, वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड होता है, मतलब वो लाइंड अप नहीं होता, और चेहरे पर मास्क का प्रयोग होता है। ओके, सो आपने इस चीज़ को देख लिया कि रिवॉल्ट अगेन द आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ रियलिज्म, ये उसका अपोजिट वर्जन है। और इसमें कोई भी जो कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टर का नाम टाइप नहीं होता, बल्कि उन्हें द फादर, द वर्कर, ऐसे कॉन्वर्सेशनल नाम से उन्हें बुलाया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट हैपनिंग हेयर। सो आई होप आपको ये टर्म क्लियर हुआ होगा। दैट्स वी आर ऑन पेज नंबर 119, नाउ पेज नंबर 120 एंड 121, एंड हेयर वी गो टू स्टार्ट अल्फ़ाबेटिकल एफ। अब अल्फ़ाबेटिकल अगर एफ स्टार्ट कर रहे हैं, सो अल्फ़ाबेटिकल एफ टर्म फैबल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम लिटरेरी टर्म्स नंबर 90। अब इस लिटरेरी टर्म्स नंबर 19 में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले टर्म्स आपको दिखाई देता है फैबल्यू। अब यहाँ फैबल्यू का मतलब क्या होता है कि फैबल्यू मतलब 13 द मेडिवल फैबल्यू वॉज शॉर्ट कॉमिक और सटारिकल टेल इन द वर्स डिटेलिंग रियलिस्टिकली विथ मिडिल क्लास और लोअर क्लास कैरेक्टर एंड डिलाइटिंग इन द रिबेल्ट। 12 और 13 सेंचुरी में एक छोटी और व्यंग्यात्मक पोएम टेल ने समाज, पादरी और जो कुलीन वर्ग था उसका मजाक उड़ाना। अब मध्यकालीन में जो फ्रांस था, उसमें ये टाइप की जो पोएम है वो काफ़ी फेमस थी। और इसका जो ओरिजिन है वो 12th और 13th सेंचुरी में फ्रांस में ही हुआ, और उसके बाद 14th सेंचुरी में ये इंग्लैंड आया। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, 12 to 13 सेंचुरी में इसका जो ओरिजिन है वो तो फ्रांस में हुआ, बट 14th सेंचुरी में ये इंग्लैंड में आया और इंग्लैंड में आकर ये फेमस हो गया। अब इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो वर्ड्स में लिखी गई एक छोटी ये कॉमिकल, हास्यात्मक और सटारिकल व्यंग्यात्मक कहानी ये होती है। अब इसके थीम की अगर बात करें तो इसके थीम में आम लोगों को, बेवकूफ़ पत्नियों को, बेवकूफ़ पतियों को, चालाक पत्नियों को और क्लर्जी का मजाक उड़ाया जाता है। अब किस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जाता है, ये बड़ी एक देखने वाली बात होती है, क्योंकि इस तरीके के जो टर्म हैं वो आप देखेंगे 12वीं से 13वीं सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा फेमस माने जाते थे। अब इसके फेमस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो द कैंटरबरी टेल्स में मिलर्स टेल एक बहुत ही फेमस फैबल्यू है। सी कैंटरबरी टेल्स में द मिलर्स टेल वो बड़ा
लेवल का वैल्यू माना जाता है इस वैल्यू के टर्म में। ओके, नेक्स्ट है फैंसी एंड इमेजिनेशन। अब फैंसी एंड इमेजिनेशन ये हमारा लिटरेरी टर्म्स नंबर 91 है। तो फैंसी और इमेजिनेशन में देखें तो ये कहीं ना कहीं फैंसी का मतलब लो लेवल, ओके, एंड imagination का मतलब हाई लेवल। द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन was a key element in Samuel Taylor Coleridge's theory of poetry as well as in his general theory of mental process। अब फैंसी ये इसकी मीनिंग की अगर बात करें तो इसका मीनिंग काफ़ी अलग टाइप का है। क्यों मैंने कहा कि अलग टाइप का है? क्योंकि ये दिमाग की एक निचली साधारण क्षमता है, लोअर फैकल्टी है। अब ये लोअर फैकल्टी होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें जनरली अगर आप बात करें तो इसका जो नेचर है वो पूरी तरीके से मैकेनिकल होता है और ये मेमोरी की तरह काम करती है। फैंसी हैज़ नो अदर कंट्रीज काउंटर्स टू प्ले विथ बट फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। द फैंसी इज इंडीड नो अदर देन अ मोड ऑफ मेमोरी इमेंसिपेटेड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये पूरी तरीके से मैकेनिकल होता है और इसकी जो याददाश्त होती है वो मेमोरी की तरह काम करती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है। तो जनरली इसमें जो पुरानी यादें होती हैं, ठीक है, और उनके जो इमेजेस होते हैं उनको बिना बदले केवल नए क्रम में व्यवस्थित करने का, रीअरेंज करने का काम करती है और इसमें कुछ भी नया पैदा करने की शक्ति नहीं होती। तो ये लो क्रिएटिविटी लेवल का होता है फैंसी। अब ये एग्ज़ाम में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि फैंसी और इमेजिनेशन के टर्म को अगर आप देखें तो इसमें एग्ज़ाम में बड़ा पूछा जाता है। बट ये पूछा जाता है ये टर्म पॉइंट किसने किया और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आपको यही दोनों चीज़ें याद रखनी है, दैट विल हेल्प यू अलॉट। अगर इमेजिनेशन की बात करें, पेज नंबर 1, 2, 3 पे दिखाया गया है कि इमेजिनेशन क्या होता है। तो इमेजिनेशन के बारे में बात करते हुए दिखाया गया है कि अनलाइक द फैंसी, एस्ट्री कॉल्ड दिस इमेजिनेशन इज एबल टू क्रिएट रेदर दैन मीट रिजेंबल बाय डिजॉल्विंग द फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज the mental picture or images received from the senses and unifying them into a new whole। अब अगर आप इमेजिनेशन की बात कर रहे हो तो इमेजिनेशन ये एक हाई लेवल का, उच्च स्तर की रचनात्मक क्षमता है। यहाँ दिमाग की उच्च और वास्तविक रचनात्मक क्षमता, हायर क्रिएटिव फैकल्टी है। अब देखिए, आपने यहाँ पर देखा था फैंसी किस तरीके से काम करते हैं, अब आप देखेंगे इमेजिनेशन किस तरीके से काम करता है। तो ये पुरानी छवियों को क्या करता है? पिघलाता है। एंड वाइल द फैंसी इज merely मैकेनिकल, द इमेजिनेशन इज वाइटल एंड इट इज़ ऑर्गेनिक फैकल्टी विच अपीयर्स नॉट टू शॉटिंग मशीन बट अ लिविंग एंड ग्रोइंग प्लांट। अभी क्या करता है कि जो पुरानी जो छवियाँ हैं, जो इमेजेस हैं, उनको क्या करता है? हटाता है, घोलता है और पूरी तरीके से डिज़ोल्व और एंड डिफ्यूज़ करने के बाद एक नई और अनोखी रचना तैयार करता है। और इसका जो ऑर्गेनिक नेचर है, इसमें क्या बताया जाता है कि यह एक जीवित पौधे की तरह ऑर्गेनिक काम करता है जो अंदर से विकसित होता है। क्या? इमेजिनेशन। अब अंदर से विकसित होने का मतलब क्या है? कि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो, अगर जैसे किसी ने कहा कि आपको सीनरी बनाना है, तो सीनरी बनाना है तो अगर आप अंदर सोच रहे हो तभी आप इस तरीके से पहाड़, फिर सन, फिर रिवर, फिर घर, ठीक है, तब आप इस तरीके से बना पाओगे। अदरवाइज़ आप क्रिएटिविटी फैंसी में ही रुकी रह जाती है। आई होप फैंसी और इमेजिनेशन का ये टर्म आपको क्लियर हुआ होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की बात करें, जो प्राइमरी इमेजिनेशन होता है वो इंसान का जो मेंटल अप्रोच है, समान दृष्टिकोण है और दुनिया को महसूस करने की जो बुनियादी क्षमता है वो है प्राइमरी इमेजिनेशन। तो जहाँ पर प्राइमरी इमेजिनेशन में इंसान के सामान्य दृष्टिकोण और दुनिया को महसूस करने की बुनियादी क्षमता होती है, वहीं पे जो सेकेंडरी इमेजिनेशन होता है उसमें कवियों और कलाकारों की विशेष रचनात्मक शक्ति मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इमेजिनेशन को किस तरीके से दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टर्म नंबर 92। अब 92 के टर्म में अगर आप देखिए तो हमारा आता है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। अब फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की बात करें तो 1960 के टाइम में और लेट 1960 में ये एक आंदोलन हुआ। यहाँ पर आप देखिएगा लेट 1960 में एक आंदोलन होता है, स्ट्राइक होती है। अब इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करके बताऊँ तो महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए 2 सदियों तक लंबे संघर्ष का परिणाम था। फिर से मैं बता दूं कि ये जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है ये महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए 2 सदियों से अधिक लंबे समय तक का परिणाम था। अब इसमें जो कुछ फेमस बुक्स निकल कर आती हैं, उन फेमस बुक्स में मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, अब मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने एक बुक अपनी पब्लिश की है, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792। और इसी मुद्दे पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी
अपनी एक किताब लिखी है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1868। सो आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अगर जो मेन विचारक हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से चीज़ों को अलग अलग क्रिटिसिज्म के थ्रू बताया गया है। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है वो नाम है वर्जीनिया वुल्फ का। और जो वर्जीनिया वुल्फ है उन्होंने अ रूम ऑफ वंस ओन 1929, यहाँ पर आप देखिएगा वर्जीनिया वुल्फ अ रूम ऑफ वंस ओन 1929, इसमें उन्होंने बताया है कि पुरुषों के वर्चस्व वाले समाज ने महिलाओं को लिखने के अवसरों से कैसे दूर रखा। ठीक है, द रूम ऑफ वंस ओन। सिमोन दी बियोर, अब सिमोन दी बियोर की अगर बात करें तो उनका एक फेमस वर्क है द सेकेंड सेक्स 1949, यहाँ पर आप देखिएगा साइमोन दे बियोर द सेकेंड सेक्स 1949। इसमें उन्होंने कहा है कि समाज पुरुषों को सब्जेक्ट और महिलाओं को अदर मानता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब होगा फर्स्ट और जो महिला है उसका मतलब है सेकंड। तो जो प्रायोरिटी है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं समाज में, वो पुरुषों का ही डोमिनेंट माना जाता है। इसके बाद है मैरी एलन मैन। अब मैरी एलन मैन ने अपनी एक फेमस किताब लिखी है थिंकिंग अबाउट वुमेन 1968, यहाँ पर देखिएगा मैरी एलन मैन। अब इन्होंने थिंकिंग अबाउट वुमेन 1968 लिखा है। अब इसमें पुरुषों द्वारा महिलाओं के बनाए गए नकारात्मक स्टीरियोटाइप्स को उजागर किया गया है। कहती हैं वो कि समाज में जो पुरुष है उसने क्या किया है, महिलाओं को एक स्टीरियोटाइप इमेज दे दी गई है और उस इमेज को उन्होंने लिटरेचर के थ्रू भी दिखाया है और इसी चीज़ को तोड़ने के लिए उन्होंने थिंकिंग अबाउट वुमेन 1968 लिखा हुआ है। अब केट मैलिट, इन्होंने एक किताब लिखी है सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970। अब इसमें वो क्या बताती हैं, इसमें वो पर्टिकुलरली लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं कि किस तरीके से समाज में जो राजनीति है, समाज में जो राजनीति है सिर्फ सरकार में नहीं बल्कि स्त्री पुरुष के संबंधों और शक्ति जो पावर रिलेशन है उसमें भी होती है। अब जब वो इस चीज़ के बारे में बात करती हैं तो इस चीज़ के बारे में बताते हुए कहती हैं कि अगर पुरुष का मन है तो वो इस तरीके की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो कर सकता है और उसका मन नहीं है तो नहीं, लेकिन इसमें महिलाओं की नहीं सुनी जाती है। तो ये आपने 4 नाम देख लिए, वर्जीनिया वुल्फ, यहाँ पर मैं टिक मार देता हूँ, वर्जीनिया वुल्फ, साइमन, और इसके बाद हैं हमारे पास मैरी एंड देन केट मैलिट। ये 4 नाम काफ़ी फेमसली फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में माने जाते हैं। अब फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अलावा जो मैंने यहाँ पर कुछ टर्म लिखे हुए हैं, इस टर्म को आप चाहें तो बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। वुमेनिज्म की अगर बात करें तो ये कॉइंड किया गया है एलिस वॉकर के थ्रू। गाइनो क्रिटिसिज्म ये कॉइंड किया गया है एलिन शोवाल्टर के थ्रू। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक रिचर फेमिनिन ये विचार हेलेन शिकस ने दिया था, जहाँ महिलाओं को अपनी एक अलग लेखन शैली जो मेल डोमिनेंट लिटरेचर है उसको चुनौती देता है। दैट इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द एलेन। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं की कॉन्सेप्ट से 1, 2, 3 एंड दिस ऑन पेज नंबर 125 एंड 126। तो क्या दिखाया गया है कि 125 में कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम लेते रहेंगे। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का की कॉन्सेप्ट में जो है पैट्रियार्की। तो हमारा जो समाज है, सी हियर, हमारा जो समाज है वो साहित्य पुरुष प्रधान है, मतलब पूरी तरीके से पैट्रियार्कल रहा है, पुरुष प्रधान रहा है, एंड्रोसेंट्रिक रहा है, जहाँ महिलाओं को दबाया गया है, रूल्ड बाय द फादर। महिलाओं को दबाया गया है और जब महिलाओं को दबाया गया है तो उन्होंने कभी भी अपने हक के खिलाफ, अपने हक के लिए वो कभी आवाज़ उठा ही नहीं पाई। सेकेंड पॉइंट में हम देखें तो 3-4 पॉइंट्स हमें दिखते हैं। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, पॉइंट 1 दिखता है हमें, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। सेक्स में क्या बताया जाता है, जैविक, बायोलॉजिकल, मेल और फीमेल दोनों एक बराबर हैं, इक्वलिटी की बात होती है। अब इसके अलावा जो जेंडर की बात कर रहे हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, इसका सामाजिक और सांस्कृतिक बनावट, इसके बारे में बात होती है। और इसके साथ ही साथ जो बिहेवियर का फेमस स्टेटमेंट है, कोई औरत पैदा नहीं होती बल्कि औरत बना दी जाती है। अब कोई औरत पैदा नहीं होती, औरत बना दी जाती है, इसका मतलब क्या है कि ये समाज अगर उन पर अपना हक जताता है, ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, उनकी कम उम्र में शादी कर देता है, उनको जीने के मौके नहीं देता, तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा चरितार्थ होती है, कभी ज़्यादा रियलिस्टिक होती है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 में। अब पॉइंट नंबर 3 में हमें एक जो टर्म है वहाँ पर सिखाया जाता है फेलोसेंट्रिक। फेलोसेंट्रिज्म में मतलब इस तरीके की भाषा में बताया जाता है कि पुरुष का ही वर्चस्व है। जो वेस्टर्न लैंग्वेज थी उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से पुरुषों वाले शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे ह्यूमैनिटी के लिए मैनकाइंड,
या हर जगह ही का प्रयोग होता है, मतलब सी का कोई टर्म ही नहीं है। ये पूरी तरीके से मैस्कुलिनिस्टिक है या एंड्रोसेंट्रिक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में जूडिथ बटलर एंड फॉर्मेटिव जेंडर। लिंग या जेंडर कोई जन्मजात नहीं है, बल्कि समाज द्वारा तय की गई भूमिकाओं का बार बार किए जाने वाला अभिनव है, परफॉर्मेटिव एक्ट है। अब यहाँ पे परफॉर्मेटिव एक्ट का मतलब क्या है कि अगर ये कहा गया है कि एक घर है और एक घर में पुरुष पैसे कमा कर लेके आएगा, ठीक है, पुरुष पैसे कमा कर लेके आएगा और जो महिला है वो घर का खाना बनाएगी, वो कुक करेगी, तो ये समाज द्वारा एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है और ये तोड़ने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ जो काफ़ी समय पहले से चला आ रहा है वो इसी तरीके से चलता रहेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेमिनिस्ट criticism, and this belongs to page number 123. As you can see, on page number 124 we had discussed, page number 125 we had discussed. ये थोड़ा सा लंबा चला जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे गाइनो क्रिटिसिज्म का भी है, जिसे एलन शोवाल्टर ने, ये मैंने जो यहाँ आपको बताया था एलन शोवाल्टर, तो ये 3 नाम आपको आपके बुक पे कहीं ना कहीं नोट्स के रूप में लिखे होने चाहिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अब इसके बाद पेज नंबर 127, 128, 129 एंड 130। तो 130 पे हमारे पास एक टर्म निकल कर आता है, फिक्शन एंड ट्रूथ। अब इस टर्म के बारे में हम बात करेंगे अपनी क्लास नंबर 14 में। टिल देन साइनिंग ऑफ, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स की। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलती रहे इसी तरीके की वीडियो बनाने के लिए। बाय, जय हिंद एवरीवन।